यहाँ पर हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे, यानी कंट्रोल सिस्टम जो सब्जेक्ट है तो उसके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर एक टेक्निक के बारे में देखते हैं, राउट हर्ट्ज क्राइटेरिया जो टेक्निक होती है, यानी RH क्राइटेरिया की जो टेक्निक होती है उसके बारे में बात करते हैं। टेक्निक है हमारा RH क्राइटेरिया की टेक्निक के बारे में देखते हैं कि RH क्राइटेरिया है, हम कहाँ पर लगाते हैं, क्या ये फाइंड करने के लिए काम आती है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कोई टेक्निक यूज करनी है, जैसे RH क्राइटेरिया टेक्निक यूज करनी है, तो ये टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम एक्चुअल पॉइंट को रूट लॉकस में डिटरमाइन कर सके, यानी कौन सा रूट लॉकस है वो किससे क्रॉस कर रहा है, इमेजिनरी इमेजिनरी एक्सिस से जाएगा। ऐसा करना हो तो हम RH क्राइटेरिया मेथड है उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक इस तरीके का फंक्शन दिया रखा है, इसमें अगर ये हमारा I है यानी कि सिग्नल है, ये हमारा f ऑफ t है यानी कि आउटपुट है सिग्नल, और ये हमारा टाइम पीरियड है t। तो इसमें हमें ये फलन है, किस तरीके का फलन है, अगर इस फलन की बात करें हम, तो ये फलन किस टाइप का फलन कहलाएगा, ये फलन किसका रेस्पॉन्स शो कर रहा है हमें, यानी इससे हम कौन सा फलन है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन का ये क्या है, रेस्पॉन्स, यानी यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम इस तरीके से शो करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है फिल्टरिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे लीड कंपनसेटर है, लैग कंपनसेटर है, उनकी फिल्टरिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है। तो लीड एंड लैग कंपनसेटर की बात करते हैं, कंपनसेटर, तो इनकी जो फिल्टरिंग प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से काम करती है। उनकी फिल्टरिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारा जो लीड कंपनसेटर है वो तो हमारा हाई पास फिल्टर की तरह काम करेगा, यानी उनकी प्रॉपर्टी हाई पास फिल्टर की तरह होगी, और ये फिल्टरिंग प्रॉपर्टी है लीड कंपनसेटर की। और अगर लैग की बात करें, लैग है तो वो यहाँ पर करेगा काम किसकी तरह, लो पास फिल्टर की तरह यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, एक आउटपुट दे रखा है, यानी कि CT की वैल्यू दे रखी है हमें। जैसे मान लो हमें यहाँ पर C ऑफ t ये दिया हुआ है 4e की पावर माइनस t प्लस 6e की पावर माइनस 2t, और यहाँ पर t ग्रेटर देन 0 पर दिया हुआ है। हमें यहाँ पर स्टेप रेस्पॉन्स निकालना है t ग्रेटर देन 0 पर। तो इसका स्टेप रेस्पॉन्स है कैसे निकालें, तो इसका स्टेप रेस्पॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें ये है डिवाइड में चला जाएगा, और ये यहाँ पर सिर्फ डिवाइड में रहेगा, तो ये इसका तो रेस्पॉन्स क्या होगा, e की पावर t का रेस्पॉन्स e की पावर t रहेगा, तो ये तो यहाँ पर 4e की पावर t रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, 4e की पावर माइनस t। और इसमें चेंज होगा क्योंकि ये 2 है, नीचे चला जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस का इधर आ जाएगा, यानी कि 2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3 e की पावर माइनस 2t, और फिर प्लस यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस बना जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्टेप रेस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि हमें यहाँ पर एक क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है कि s की पावर 3 प्लस 5s स्क्वायर
प्लस 7s+3। यहाँ पर हमसे पूछा है कि राइट हाफ में यानी एस प्लेन के राइट हाफ में कितने क्या जाएंगे, यहाँ पर रूट हैं वो जाएंगे, यानी राइट हाफ ऑफ एस प्लेन कितने रूट यहाँ पर जाएंगे वो हमसे पूछा है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि S3 S2 S1 और S की पावर 0, ये RH क्राइटेरिया हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसमें अगर फर्स्ट इसके अंदर कॉलम के अंदर जितने साइन चेंज होंगे उतने ही राइट साइड में जाएंगे। जैसे कि S3 के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई है, तो 1 और 7 ले लिया। यहाँ के लिए हम ले लिया 5 और 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7×5 = 35, तो 3 माइनस के 35 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। और इधर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं। अब ये 32 डिवाइड बाई 5 है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाई इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे हम करते कैसे हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे कि 1 7 5 3, तो 5 और 3 को 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस के 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 डिवाइड बाई इस संख्या का हम हमेशा भाग देते हैं नीचे वाली संख्या का, तो ये 5 इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर देखें 7×35, ये क्या होगा 3 माइनस के 35, तो ये हो जाएगा -32 डिवाइड बाई 2। लेकिन हमें ये ध्यान रखना कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमने इस तरीके से कर दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 7 5 और 3 है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 35 माइनस के 3 डिवाइड बाई 5, यानी 32 डिवाइड बाई 5। तो ये प्रोसेस है यहाँ पर गलत है, ये 32 डिवाइड बाई 5 इस तरीके से पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव है, यानी सारी संख्या यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। कोई भी साइन यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब राइट साइड में कोई भी रूट नहीं जाएगा, यानी रूट की संख्या राइट साइड में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ रीजन यहाँ पर फाइंड करना है ताकि कंट्रोल सिस्टम की बैंडविड्थ है वो यहाँ पर एक्सेसिव बैंडविड्थ है कंट्रोल सिस्टम में, उससे बचा जा सके। कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम किससे बचना चाहते हैं, एक्सेसिव बैंडविड्थ से बचना चाहते हैं, एक्सेसिव बैंडविड्थ। तो एक्सेसिव अगर बैंडविड्थ से हम बचना चाहते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करें, तो यहाँ पर कौन सा रीजन है जिसकी वजह से बैंडविड्थ है कंट्रोल सिस्टम के अंदर बढ़ती नहीं है, या फिर जो बैंडविड्थ बढ़ती है उससे हम अवॉइड हो जाते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो बैंडविड्थ बढ़ती है वो किसके होती है, इक्वल होती है नॉइस है, यहाँ पर नॉइस इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। तो नॉइस इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होती है, इसकी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉइस इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ ड्यू टू विच द एक्सेसिव बैंडविड्थ इन कंट्रोल सिस्टम शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि हमें क्या दे रखा है, रूट लॉ की इक्वेशन दे रखी है यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के अंदर। जैसे यहाँ पर हमें यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है और यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से दे रखा है, S+3 डिवाइड बाई, ये हमें g ऑफ s की वैल्यू दे रखी है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है, कुछ स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दे रखे हैं
कि ईच लॉकस रूट यानी ईच लॉकस स्टार्ट एट दी ओपन लूप जीरो एंड एंड आइदर ओपन लूप पोल और इन्फिनिटी, यानी कि जितना भी लॉकस होंगे यहाँ पर ओपन लूप जीरो से स्टार्ट होंगे और कहाँ पर एंड होना चाहिए, या तो पोल पर एंड होना चाहिए या फिर वो इन्फिनिटी पर एंड होना चाहिए। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि जो प्रत्येक रूट लॉगी है यहाँ पर वो किससे स्टार्ट होता है, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और ये या तो कहाँ पर होगा, जीरो पर स्टार्ट होगा, खत्म होगा ओपन लूप जीरो पर, या फिर इन्फिनिटी पर खत्म होगा यानी इन्फिनिटी पर एंड होगा। तो दोनों तो यहाँ पर किसी कंडीशन में सही होने वाले नहीं है। तीसरा दे रखा है देयर आर थ्री सेपरेट रूट लॉगी। जैसे इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है कि तीन रूट लॉगी यहाँ पर होने चाहिए सेपरेट। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देयर आर फाइव सेपरेट रूट लॉगी। तो फाइव रूट लॉगी है, ये हमें चेक करना है। तो हमें ये चार स्टेटमेंट के अंदर हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि हमारा जो जीरो से यहाँ पर कभी भी है रूट लॉक स्टार्ट नहीं होता है, पोल से स्टार्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऊपर क्या है, यहाँ पर पोल है नीचे जीरो है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें ये एक स्टेटमेंट तो ये सही है हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पोल है ईच रूट लॉक की स्टार्ट एट ओपन लूप पोल, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर होगा, जीरो पर, या फिर हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पर खत्म होगा। ईच locus start at the open loop pole और infinity and end at the open loop zero। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पोल या जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, पोल या इन्फिनिटी से स्टार्ट होना चाहिए, या तो पोल से स्टार्ट हो सकता है या इन्फिनिटी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एंड हमेशा किस पर होगा, जीरो पर होगा। कोई भी रूट लॉगी होगा या तो ओपन लूप पोल से स्टार्ट हो सकता है या इन्फिनिटी से हो सकता है, एंड हमेशा जीरो पर होगा। एक तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कौन सा, ये थ्री रूट लॉकी, क्योंकि यहाँ पर S+1 S+2 S+3 के लिए तीन रूट लॉकी बनेंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट हम देखें, अगला है क्वेश्चन। जैसे अगला कॉन्सेप्ट क्या है कंट्रोल सिस्टम का, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स विथ फीडबैक सिस्टम, यानी कि फीडबैक सिस्टम हमें दे रखा है। तो फीडबैक सिस्टम के साथ में जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो कैसा होता है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो फीडबैक सिस्टम के अगर हम कभी भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देखते हैं तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो स्लोली डीके करेगा, डीके स्लोली। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स सिस्टम का पता करना है। तो कौन सा मेथड हम यूज करें जो कि बेस्ट हो, स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, हमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इन दोनों का पता करना है। तो कौन सा मेथड हम यूज करें जो कि बेस्ट हो। तो स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स सिर्फ अगर पता करना हो तो हम रूट लॉ का से उपयोग कर सकते हैं। बोर्ड प्लॉट बनाने की हमें जरूरत नहीं है, नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ रूट लॉ का से काम चला सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट हम देखें, हमें जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 2s², यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है फीडबैक सिस्टम की, 2s की पावर 4 प्लस s की पावर 3 प्लस 3s² प्लस 5s प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें बताना है कि कितने रूट हैं वो राइट हाफ में जाएंगे। तो राइट हाफ में कितने रूट जाएंगे वो हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, वही सेम RH टेबल से हम पता करेंगे, यानी s की पावर 4 वाली, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 और s की पावर 0। s की पावर 4 यानी 2, 3 और 10। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 3 और 10 इस तरीके से।
फिर फर्स्ट आप में फर्स्ट कॉलम के अंदर हम साइन चेंज देखेंगे कि कितने साइन चेंज हो रहे हैं। 2 3 10 लिख दिया हमने, और यहाँ पर 1 और 5 आ जाएगा, 1 और 5। अब इसको सॉल्व करें तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए तो 7, 7/1 तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 में से 0 गए तो 50, और 50 में 5 का भाग दिया तो 10 आ गया। कोई साइन चेंज नहीं हुआ है अभी तक। अब दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर देखें 35, 35 में से 10 गए तो 25, 7 5 35, 35 में से 10 गए तो 25, 25/7 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम देखें इधर 0 है, इधर 0 है, 10 का भाग देंगे तो कुछ मतलब है नहीं है, यहाँ पर आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 0 0/0 ही होगा। अब दोबारा से हम देखें, जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 250/7, 250/7। अब इसमें 25/7 का भाग देंगे तो 25/7 का भाग देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 25 से 25 क्या कटेगा, 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि साइन यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, साइन यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था रूट लॉकस के लिए, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया है, और कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि कोई भी यहाँ पर राइट साइड में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि जैसे साइन चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे कि क्या किया है, 1 इंटू 3, 3 हो गया, 3 माइनस के 10, तो ये कितना हो रहा है, माइनस के 7। तो यहाँ पर माइनस का 7 आ रहा है अपना, तो ये माइनस का 7 आ रहा है। अब साइन की चेंज की अकॉर्डिंग बात करें, जैसे माइनस का 7 आएगा, अब माइनस के 7 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, माइनस के 7 इंटू 5 कितना हो गया, माइनस के 35, माइनस के 35 में से ये क्या होगा, माइनस के 10, तो 42 हो जाएगा, 42 में 7 का भाग देंगे माइनस का, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये संख्या है पूरी चेंज हो जाएगी एक साइन की वजह से, यानी कि एक रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से संख्या पूरी चेंज हो जाएगी यहाँ पर। ये 7 5 35, माइनस का 35 और माइनस के 10, माइनस के 35 और माइनस के 10, माइनस के 45 होगा, और माइनस के 45 में हम भाग देंगे माइनस के 7 का, तो ये हो जाएगा 45/7, 45/7 आएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का ये करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। अब देखें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर प्लस है, तो साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, एक बार तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तब चेंज हो रहा है, प्लस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तब भी चेंज हो रहा है, माइनस से क्या हो रहा है, प्लस चेंज हो रहा है, यानी 2 बार साइन चेंज हो रहे हैं। तो राइट हाफ में कितने जाएंगे, 2 रूट लॉक के हैं, यानी 2 रूट हैं राइट साइड में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अगर कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी 2 3 1 5 में हमें हमेशा ध्यान रखना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस के, फिर 5 दूनी 10 डिवाइड बाई इसका भाग देंगे हम, ये हमें ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस के 7। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे बैंडविड्थ के बारे में बात करते हैं कि बैंडविड्थ है कंट्रोल सिस्टम की, वो क्या होती है, कंट्रोल सिस्टम की हम बात करते हैं बैंडविड्थ की। जैसे बैंडविड्थ ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच, जैसे कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कंट्रोल सिस्टम की बैंडविड्थ किसके लिए बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज रखी है C/R ऑफ जे ओमेगा, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी पर बैंडविड्थ है कंट्रोल सिस्टम की वो क्या होगी। तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी पर अगर बात करें तो वो किस कंडीशन में होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इसके ग्रेटर देन होगी इक्वल टू होगी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, या तो ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू, और
इक्वल टू 1 होगी। ये किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड ओनली ऑन डैम्पिंग फैक्टर ऑफ सिस्टम। तो ये जो बैंडविड्थ है ये किस पर डिपेंड करती है? ओनली डिपेंड करेगी ये डैम्पिंग फैक्टर ऑफ सिस्टम, डैम्पिंग फैक्टर ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के डैम्पिंग फैक्टर पर ये डिपेंड करेगी। जैसे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर बात करें द बैंडविड्थ ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच सी डिवाइड बाई आर जे ओमेगा। तो यहाँ पर जो है सी डिवाइड बाई आर जे ओमेगा के अकॉर्डिंग बात करें हम, जैसे सी डिवाइड बाई आर जे ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 हो सकती है। अगेन बैंडविड्थ डिपेंड ऑन दी बोथ अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्प्ड रेशियो। फॉर द इंस्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन द सेकंड ऑर्डर में बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसके कंडीशन में जो सेकंड ऑर्डर की जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, जैसे कि हम बात करते हैं डैम्पिंग फैक्टर की, यहाँ पर तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दी जाती है एस स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इस पर डिपेंड करेगी, यानी ये यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर होता है। ओमेगा एन क्या है? हमारी अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये। ओमेगा एन है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। एंड ओमेगा एन है यहाँ पर अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और यहाँ पर अगर बात करें हम किसकी? डेल की। जैसे कि यहाँ पर ये जो दिखा रखा है इसको डेल लिख सकते हैं हम इस तरीके से, तो ये डेल है। तो ये डेल क्या है यहाँ पर? ये है डेल डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो है ये। और यहाँ पर अगर बात करें कि जो पूरा है ये पूरा 2 डेल ओमेगा एन, यानी कि 2 डेल ओमेगा एन, ये क्या है? यहाँ पर बैंडविड्थ है पूरी। और बैंडविड्थ है दोनों पर डिपेंड करती है, बैंड विड्थ है और बैंडविड्थ यहाँ पर दोनों पर डिपेंड कर रही है। बैंड डैम्पिंग फैक्टर पर यानी डैम्पिंग रेशियो पर भी डिपेंड कर रही है और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करेगी कि या तो 1 होगी या फिर डिपेंड ओनली ऑन डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बैठेगा? अगर क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर बैठेगा कि या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 होती है। ये ओनली किस पर? डैम्पिंग फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा अगर डैम्पिंग फैक्टर ओनली लिख देते हैं। या तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2 होगा, या फिर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें इसकी, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग है ये अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो दोनों पर ही डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास में है डैम्पिंग रेशियो। जैसे डैम्पिंग रेशियो ईटा से भी हम दिखाते हैं यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो किसे दिखाते हैं हम? जैसे एप्सिलॉन या ईटा से इस तरीके से दिखा दिया। और पीक ओवरशूट की बात करें, जैसे एक है हमारा पीक ओवरशूट, कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही होता है पीक ओवरशूट। पीक ओवरशूट को हम दिखाते हैं यहाँ पर एमपी इस तरीके से। तो ये यहाँ पर किसके द्वारा, यानी कि इनको जब मेजर कर लेते हैं तो इनसे हमें क्या पता चलता है? इनको मेजर करने से हमें स्पीड रेस्पॉन्स पता चलता है। यानी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है हमारे ओवरशूट एंड डैम्पिंग रेशियो है वो मेजर्ड ऑफ द स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, यानी कि ये स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स
का पता लगाते हैं अगर हम इनको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो और पीक ओवरशूट है, ये स्पीड रेस्पॉन्स पता करने के लिए काम आते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज द नाउ फास्ट द रेस्पॉन्स इज अचीव्ड। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि गेन मार्जिन है कंट्रोल सिस्टम का, उसका लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें दे दिया जाए, इसकी बात करते हैं गेन मार्जिन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। गेन मार्जिन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इसका हमें क्या दे दिया जाए, गेन मार्जिन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इसका लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें दे दिया जाए, लूप ट्रांसफर फंक्शन। लूप ट्रांसफर फंक्शन जैसे दे रखा है, मान लीजिए जी एस एच एस इक्वल टू दिया हुआ है √2 डिवाइड बाई एस प्लस 1, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गेन मार्जिन कंट्रोल सिस्टम का निकालना है। लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें दे रखना है, हमें क्या निकालना है, गेन मार्जिन ऑफ कंट्रोल सिस्टम लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें दे दिया जाए तो गेन मार्जिन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि √2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और जो कि हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर इसकी बात करें सिस्टम की तो ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड हमारा ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम। और स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ये क्या होता है, ऑलवेज स्टेबल होता है। तो यहाँ पर गेन मार्जिन क्या होगा, अगर ऑलवेज स्टेबल है तो एनी वैल्यू ऑफ गेन, गेन की कोई भी वैल्यू हो, गेन मार्जिन है सिस्टम का वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। गेन की कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू ऑफ गेन, जैसे कि लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर हमेशा गेन मार्जिन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। किसके लिए, स्टेबल के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमें यूनिटी फीडबैक सिस्टम दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि उसका रूट लॉकर इंडिकेट करो। जैसे हमें दे दिया यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम जैसे कि जी ऑफ एस इक्वल टू दे दिया के ऑफ 1 माइनस के एस डिवाइड बाई एस ऑफ एस प्लस 3, ये हमें दे दिया है यूनिटी फीडबैक सिस्टम। हमें यहाँ पर इंडिकेट करना है करेक्ट रूट लॉकस, करेक्ट रूट लॉकस हमें इंडिकेट करना है। तो करेक्ट रूट लॉकस है, हम इसका इंडिकेट करें तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट रूट लॉकस। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यहाँ पर जैसे कि पोल है और जीरो है, पोल और जीरो के अकॉर्डिंग हम रूट लॉकस बनाएं इसका, तो किस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ पर राइट साइड में क्या पोल है, लेफ्ट साइड में क्या है, जैसे राइट साइड में यहाँ पर जीरो चली गई है, जैसे यहाँ पर हम देखें ये किसके लिए है, जीरो के लिए, ये किसके लिए है, पोल के लिए। तो यहाँ पर देखें पोल क्या है, -3, पोल हमारा -3 पर है, तो x इक्वल टू -3 पर पोल है। x इक्वल टू 1 पर क्या है हमारा, जीरो है, तो x इक्वल टू 0 है, ये यहाँ पर 0 है 1 पर। और हमेशा जो रूट लॉकस स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमेशा या तो ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा या इनफाइनाइट से होगा। जैसे कि हमारा रूट लॉकस यहाँ पर स्टार्ट होगा, मान लीजिए हम किससे कर देते हैं, जैसे हम बात करें रूट लॉकस यहाँ पर हमारा पोल है ये, और ये हमारा जीरो है, तो पोल से हमारा रूट लॉकस स्टार्ट होगा, पोल से हमारा रूट लॉकस स्टार्ट होगा, लेकिन s इक्वल टू 1 पर, यानी s हमारा जो जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ पर दे रखा है, तो
तो इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इधर से स्टार्ट होगा, यहाँ पर पोल आ गया, और इधर से जैसे कि हम बात करें, जैसे जीरो से स्टार्ट होकर के ये जीरो पर ख़त्म होगा, तो यहाँ पर ये डाइवर्ट हो जाएगा, रूट लॉकस है, और ये क्या होगा, जीरो पर ख़त्म होगा। इस तरीके से आकर के इधर से भी हम कर देते हैं डाइवर्ट, और ये जीरो पर आकर के ख़त्म होगा, यानी पोल से स्टार्ट होगा और जीरो पर ख़त्म होगा। तो ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए हमारा क्या होगा, रूट लॉकस होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, एक नेटवर्क फंक्शन दे रखा है, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स का हमें निकालना है। क्या दे रखा है हमें, नेटवर्क फंक्शन दे रखा है एक। नेटवर्क फंक्शन, नेटवर्क फंक्शन क्या दे रखा है, जैसे एच ऑफ एस की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 2 of s+3 डिवाइड बाई s+2 एंड s+4। अब हमें यहाँ पर निकालना है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ड्यू टू यूनिटी स्टेप इन। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ड्यू टू यूनिटी स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट। तो यूनिटी स्टेप इनपुट की वजह से स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है, आप कैसे निकालेंगे। तो यूनिटी स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यानी s इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की बात करें यूनिटी स्टेप के लिए, और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स हमारा s इक्वल टू 0 रख देते हैं हम यहाँ पर, यानी h ऑफ 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 डिवाइड बाई 2 × क्या हो जाएगा 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा 3/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट हम बात करें कि मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम के अंदर कौन से फीचर्स होते हैं मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो हम बात करें मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम की, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम। तो मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीचर्स होते हैं जैसे कि क्विक रेस्पॉन्स होता है, यानी कि ये जल्दी से रेस्पॉन्स दे देते हैं। यहाँ पर एक्यूरेसी है मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम की, वो अच्छी होती है, यानी कि हाई एक्यूरेट होते हैं। करेक्ट पावर लेवल होता है, इनका जो भी पावर लेवल होगा वो क्या होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं करेक्ट पावर लेवल। और अगर इनकी बात करें कि इनके अंदर फीचर्स कौन सा नहीं होता है, जैसे कि नो ऑसिलेशन, इस तरीके का यहाँ पर फीचर है, नहीं होगा। नो ऑसिलेशन टाइप का जो फीचर है वो यहाँ पर नहीं होगा। नो ऑसिलेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए हमें एक क्लोज लूप सिस्टम यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कैसी इक्वेशन दे रखी है। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स हमें निकालना है k ग्रेटर देन 0 के लिए। क्या दिया हुआ है हमें, जैसे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कैसी इक्वेशन दे रखी है। कंट्रोल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कैसी इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि s² + 2s
प्लस 10 प्लस के एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 इक्वल टू 0। और के ग्रेटर देन 0 के लिए हमें क्या करना है, के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हमें एंगल ऑफ एसेंटोड्स निकालने हैं रूट लोकस के। एंगल ऑफ एसेंटोड्स, तो एंगल ऑफ एसेंटोड्स है कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। ए एस वाई एम ई टी ओ टी ई एस, एंगल ऑफ एसेंटोड्स। तो एंगल ऑफ एसेंटोड्स है यहाँ पर क्या आएंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे एंगल ऑफ एसेंटोड्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट है यहाँ पर अलग है, ये वाला पार्ट इसके अंदर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ओपन लूप के अंदर। इसको जमाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस के टाइम एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 डिवाइड बाई, क्या कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन यानी कि एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 का हमने दोनों इनमें भाग दे दिया, दोनों पार्ट्स में। जैसे कि पहला पार्ट हमारा ये हो गया है, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया है, और तीसरा पार्ट जीरो में भी हम इसी का भाग दे देते हैं तो जीरो ही आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हमने मतलब सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। अब इसको और हम सॉल्व करें तो ये हमारा इक्वेशन किसके रूप में हो गया, 1 प्लस जी एस एच एस की फॉर्म में हो गया। तो 1 प्लस जी एस एच एस की फॉर्म में हो गया, इसका मतलब हम जी एस एच एस की वैल्यू भी रख सकते हैं। यानी हमने जी एस और एच एस की वैल्यू निकाल ली है। क्या निकाली है यहाँ पर, के एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, ये हमारी जी एस एच एस की वैल्यू आ गई है। अब हम एंगल ऑफ एसेंटोड से हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ओपन लूप जीरोज। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज, या ओपन लूप पोल निकाल देते हैं पहले। ओपन लूप पोल कौन कौन से हैं, तो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल हैं यहाँ पर कितने हैं, दो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल हैं, क्योंकि पावर यहाँ पर दो लगी है, एस स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल कितने हैं, दो हैं। तो इसी तरीके से हम देखें नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज की बात करें, तो नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो हैं वो भी यहाँ पर क्या है, पावर दो लगी हुई है। जैसे कि ये जीरो के लिए हो गया, ये पोल के लिए हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो भी दो है और पोल भी दो है। और पोल माइनस जीरो अगर हम निकालें तो पोल माइनस जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दो दो में से दो जाएगा तो जीरो ही आएगा। अब एंगल ऑफ एसेंटोड्स का फार्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ एसेंटोड्स का यहाँ पर फार्मूला हम देखें। एंगल ऑफ एसेंटोड्स, ए एस वाई एम पी ओ पी टी ओ टी ई एस, एंगल ऑफ एसेंटोड्स का फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू 180 डिवाइड बाई पोल माइनस जीरो। अब पोल माइनस जीरो तो जीरो आ रहा है, और जीरो का अगर हम भाग दें तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ एसेंटोड से यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या हो, अगर उसमें जीरो का भाग देंगे तो वो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंगल ऑफ एसेंटोड्स यहाँ पर है ही नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें एंगल ऑफ एसेंटोड्स होगा ही नहीं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि मान लीजिए हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल सिस्टम का दे दिया जाए, क्या दिया दिया जाए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम मान लीजिए ये दे दिया हमें के एस प्लस 10 डिवाइड बाई एस एंड एस प्लस ए। अब यहाँ पर हमें वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, जिसके लिए सिस्टम क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, एंड क्लोज्ड लूप ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, यानी
हम कह सकते हैं कि के की सभी वैल्यू के लिए यहाँ पर ये सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहिए। वो हमें ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ए की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें निकालनी है जिसके लिए सिस्टम स्टेबल हो, और सिस्टम स्टेबल हो, क्लोज्ड लूप सिस्टम है, यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए। एंड किसके लिए, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के लिए यहाँ पर ये सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के लिए अगर सिस्टम को स्टेबल करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे कि s+10 है तो यहाँ पर भी s+10 ही लाना होगा। तो s+10 हम किस तरीके से ला सकते हैं, जैसे s+2 तो यहाँ पर हो गया, एक ही जगह हम रख सकते हैं यहाँ पर 8, तो एक ही जगह 8 रख देंगे तो ये एक ही वो न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि के की सारी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, एक ही वैल्यू 8 रख करके, तो हमारा स्टेबल सिस्टम होगा ये। नेक्स्ट हम देखें, जैसे मेंशन गेन जो फार्मूला है, जैसे एक फार्मूला होता है हमारे पास में, कौन सा फार्मूला होता है, मेसन्स रूल इज अप्लाइड टू, मेसन्स रूल है किसके लिए अप्लाई करते हैं, यानी मेसन्स गेन जो फार्मूला होता है वो हम अप्लाई करते हैं। तो मेसन्स रूल किसके लिए अप्लाई करते हैं, हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम अप्लाई करते हैं, यानी जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होते हैं हमारे पास में उनको रिड्यूस करते हैं, या सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं, तब हम ये मेसन्स गेन फार्मूला है ये अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि बोर्ड प्लॉट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जिसके अंदर ओरिजिन पर नो ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पर कोई भी पोल नहीं हो, नो पोल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर कोई भी पोल नहीं है तो उसका बोर्ड प्लॉट में किस तरीके से हम दर्शाएंगे। तो बोर्ड प्लॉट उसका किस तरीके से होगा, अगर यहाँ पर नो पोल है ओरिजिन पर तो इसका इनिशियल स्लॉप है वो क्या होना चाहिए, इनिशियल स्लॉप उसका होना चाहिए यहाँ पर 0 dB पर डिकेड। लेकिन अगर मान लीजिए एन पोल है, एन पोल मतलब कोई भी पोल हो सकते हैं, जैसे नो पोल है इसकी जगह मान लीजिए 3 पोल है, तो 3 पोल के लिए क्या हो जाएगा, 3 पोल के लिए हो जाएगा 3 × 20 dB पर डिकेड, यानी एक पोल के लिए। इसी तरीके से अगर एन पोल के लिए बात करें, एन पोल अगर ओरिजिन पर है, एन पोल, तो एन पोल के लिए हो जाएगा यहाँ पर n × 20 dB पर डिकेड, तो 20 dB है एक पोल के लिए यहाँ पर नॉर्मली आता है, नो पोल के लिए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि 0 dB हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि एक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर सिस्टम की दे रखी है, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये दे रखी है s² प्लस s, ये हमें दे रखी है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ रूट इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन एंड ऑन द j ओमेगा एक्सिस, यानी कि एक तो राइट साइड में कितने हैं वो हमें पता करने हैं, यानी एस प्लेन के राइट साइड में, और एक हमें पता करना है j ओमेगा एक्सिस पर कितने हैं, इन दोनों का हमें पता करना है। तो इन दोनों का हम किस तरीके से पता करेंगे, तो दोनों का पता करने के लिए हम RH टेबल बनाते हैं और RH टेबल से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो इस तरीके से है कि ये हमारा s² नहीं है, ये हमारा है s⁻³ है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो s⁻³ के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर s² है मिसिंग है, तो s² को हमें फिल करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, s⁻³ फिर s², s⁻1 और s⁻0, इसके अकॉर्डिंग RH टेबल बनाते हैं। पहले इमेजिनरी टेबल बनेगी यहाँ पर, जैसे कि 1 और 1 हो जाएगा, 2 के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं है तो 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, 2 इंटू वन करें तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर हम देखें 1 इंटू जीरो किया तो क्या आया 0, 0 माइनस 2। तो यहाँ पर हम कहें कि 0 माइनस 2 कुछ होगा नहीं, और 0 माइनस 2 फिर 0 का भाग देंगे तो इन्फाइनाइट चला जाएगा, तो यहाँ पर तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, जो जीरो है इस वाली जीरो को हम एक कोई पॉजिटिव वैल्यू मान लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यू कोई भी हम मान सकते हैं, जो भी मानना चाहें पॉजिटिव वैल्यू हम मान सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, एस की पावर 3, एस की पावर 2, 1 1। अब ये जीरो की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हमने जैसे कि ई रख दिया और इधर हमने रख दिया 2। अब इस ई को अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ई के अकॉर्डिंग जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ई माइनस के 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई माइनस के 2 डिवाइड बाई ई, इस तरीके से आएगा। अब ई माइनस के 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाला लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस के ई डिवाइड बाई ई। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2 बाहर ले लिया तो 2 माइनस के ई, इसको हम ऐसे करें जैसे माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 2 माइनस के ई डिवाइड बाई ई। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसकी का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर ये क्या आ गई वैल्यू हमारी, ये सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे कौन सा माइनस के 2 माइनस के ई, यहाँ पर जैसे इस संख्या को सॉल्व करेंगे माइनस के 2 माइनस के ई डिवाइड बाई ई, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, साइन चेंज को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट है उसको सॉल्व, लिमिट लेकर के इसको सॉल्व करना होगा। लिमिट लेकर के कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि लिमिट ई टेंस टू हमें लेना है 0 और ई की वैल्यू क्या होना चाहिए, लिमिट ई टेंस टू 0, इसको हमें प्लस 0 यानी 0 से ज़्यादा लेना है। तो हम कह सकते हैं लिमिट ई टेंस टू 0, ई टेंस टू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस के ई डिवाइड बाई ई, और ई की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, अगर लिमिट ई टेंस टू 0 रख देते तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या वैल्यू हो गई प्लस इनफाइनाइट, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं दो साइन चेंज होंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, क्योंकि एक तो क्या है 0 प्लस 0 से क्या पहुंच गया इनफाइनाइट पहुंच गया। अब प्लस 0 से इनफाइनाइट अगर कोई संख्या पहुंच रही है तो वो किस तरीके से पहुंचेगी, प्लस 0 से इनफाइनाइट, पहले तो प्लस 0 से जाएगी, वो कहाँ पर जाएगी माइनस इनफाइनाइट। यानी यहाँ पर अगर वैल्यू हम देखें, क्योंकि माइनस हमने बाहर पहले से लिया है तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, और माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी संख्या कोई भी तो पहले 0 से माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है तो प्लस से माइनस जा रही है, फिर माइनस से प्लस आएगी हमारी। यानी यहाँ पर दो साइन चेंज हो रहे हैं, एक तो प्लस से, यानी यहाँ पर प्लस कुछ 0 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से हमारा हो रहा है माइनस इनफाइनाइट तक, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है फिर नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 बार साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आर एच की साइड कितने जाएंगे, राइट साइड में यहाँ पर 2 जाएंगे, 2 रूट है राइट साइड में जाएंगे, और 2 रूट साइड राइट साइड में जाएंगे, और लेफ्ट साइड में कितने जाएंगे, तो टोटल कितने हैं 3 है, तो लेफ्ट साइड में कितने जाएंगे, एक लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि 2 राइट साइड में जाएंगे तो एक लेफ्ट साइड में चला गया। अब जियो ओमेगा एक्सिस पर कितने जाएंगे, जियो ओमेगा एक्सिस पर जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि 3 ही तो टोटल रूट है, 2 राइट साइड में चले गए एक लेफ्ट में चला गया, तो जियो ओमेगा एक्सिस पर कोई जाएगा नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि कितने यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए एसिम्प्टोट्स को रूट लॉकस को कंप्लीट करने के लिए। एसिम्प्टोट्स की हम बात कर रहे हैं,
तो एसिम्पटोट्स को कितने इंटरसेक्शन चाहिए होते हैं, यानी कितने यहाँ पर मैच करेगा इंटरसेक्शन कितने चाहिए होते हैं ताकि रूट लॉकस कंप्लीट हो सके। तो एक ही इंटरसेक्शन में यहाँ पर काम हो जाएगा। और उस इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड यानी सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द सिम्पटोट्स ऑफ द कंप्लीट रूट लॉकस विच लाई ऑन द रियल एक्सिस। और ये सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, रियल एक्सिस पर ये होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है यूनिटी फीडबैक सिस्टम का। जैसे हम बात करें यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और वो क्या दे रखा है, जी ऑफ एस इक्वल टू 25 डिवाइड बाई एस प्लस 1 और एस प्लस 10। इस तरीके से हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है यूनिटी फीडबैक सिस्टम का। हमें ज्ञात करनी है इसमें क्या, ओमेगा पीसी की वैल्यू, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए एस को हम क्या कर देते हैं, जे ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं। तो एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 25 डिवाइड बाई एस को हम जे ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो जे ओमेगा प्लस 1 जे ओमेगा प्लस 10, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी ऑफ जे ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू होगी यहाँ पर -180। तो ये हमारी -180 वैल्यू होगी। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, जैसे कि ये जे ओमेगा है, ये नीचे की साइड है, जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो कितना एंगल लेगा, -90 एंगल लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -90। यहाँ पर हम देखें जे ओमेगा प्लस 1 है, जे ओमेगा प्लस 1 है, अगर ये 10 एंगल लेगा ऊपर जाएगा तो ये लेगा 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 1। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। फिर माइनस के इसके लिए बात करें तो ये क्या लेगा, 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या दे रखा है, जे ओमेगा की जी ऑफ जे ओमेगा दे रखा है -180 डिग्री। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ये दो वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि एक तो प्लस हो जाएगी वैल्यू तो माइनस का 90 रह जाएगा यहाँ पर इधर जाके। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस के 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई 10 इक्वल टू माइनस के 90। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको जो माइनस है उसको प्लस कर देते हैं और उसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी, यानी 10 इनवर्स बाहर ले लेंगे हम, यानी 10a माइनस 10b। तो 10a माइनस 10b का हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो 10a माइनस 10b का फार्मूला क्या होता है उसी को हम लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से अंदर आकर। तो 10a माइनस 10b है तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स a प्लस ई यानी कि ओमेगा डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 10 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बी। तो 1 माइनस के ए बी तो यानी ओमेगा डिवाइड बाई 1 एंड ओमेगा डिवाइड बाई 10, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस के 90। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस के 10a माइनस 10b वाला हमने फार्मूला लगा दिया है, 10a 10b वाला फार्मूला लगा दिया है। तो यहाँ पर जो माइनस था, माइनस कॉमन लिया था हमने, तो ये माइनस कितने चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो माइनस माइनस डिवाइड होकर के ये प्लस 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 1 माइनस के ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1090। और 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है।
टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ओमेगा डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 1 माइनस के ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इक्वल टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मान क्या होता है? 1 डिवाइड बाई 0। इसका मतलब हमारी ये जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1 माइनस के ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इक्वल टू क्या होगी? 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम निकालें यहाँ पर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 10, क्योंकि 1 में से बन जाएगा तभी 0 आएगी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 10 होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओमेगा पी सी इक्वल टू आएगा अंडर रूड 10 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पर निकालना था ओमेगा पी सी की वैल्यू, तो ओमेगा पी सी आएगा अंडर रूड 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि जो इंटीग्रल फीडबैक लूप है वो क्या काम करता है। इंटीग्रल फीडबैक लूप, तो यहाँ पर हम बात करें इंटीग्रल फीडबैक लूप के बारे में। इंटीग्रल फीडबैक लूप क्या काम करता है? स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को ये इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमें क्या दे रखा है, नॉन लीनियर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते नॉन लीनियर सिस्टम के लिए। तो नॉन लीनियर सिस्टम की हम बात करें, नॉन लीनियर सिस्टम, तो नॉन लीनियर सिस्टम के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं? जैसे फंक्शनल एनालिसिस जो टेक्निक है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शनल एनालिसिस टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नाइक्विस्ट जो क्राइटेरिया है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। तीसरी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है क्वासी लीनियराइजेशन, हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्वासी लीनियराइजेशन। इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये तीन टेक्निकें हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे नॉन लीनियर सिस्टम के लिए। कौन सी सिस्टम हमें, कौन सी टेक्निक है वो हमें अप्लाई नहीं करनी है यहाँ पर? फेज प्लान रिप्रेजेंटेशन टेक्निक हमें अप्लाई नहीं करनी है। फेज प्लान रिप्रेजेंटेशन ये हमें अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करें कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से सिस्टम के अंदर क्या क्या इफेक्ट होता है और क्या इफेक्ट है वो नहीं होता है। नेगेटिव फीडबैक की बात करें, यानी कि अगर सिस्टम में हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है और क्या नहीं होता। तो यहाँ पर बात करें नेगेटिव फीडबैक की, तो नेगेटिव फीडबैक से होता क्या क्या है? जैसे कि गेन है वो रिड्यूस हो जाता है, तो रिडक्शन इन गेन, यानी गेन कम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो। अगर गेन कम होगा तो बैंडविड्थ बढ़ेगी, यानी इंक्रीज्ड बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ यहाँ पर बढ़ जाती है। तीसरा क्या फायदा होता है इससे? आउटपुट इम्पीडेंस है वो रिड्यूस जाती है, रिडक्शन इन आउटपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ पर फायदा कौन सा नहीं होता है? यहाँ पर डिस्टोरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, ये यहाँ पर फायदा नहीं होगा कि डिस्टोरेशन इंक्रीज होगा, डिस्टोरेशन इंक्रीज यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, अगर उसको क्रिटिकली डैम्प्ड हम कह रहे हैं तो उसके अंदर जो डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो अगर कोई भी सिस्टम हमें दे रखा है सेकंड ऑर्डर सिस्टम, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हमने क्या कह दिया है? क्रिटिकली डैम्प्ड कह दिया है, क्रिटिकली
डैम्प, ये सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो डैम्पिंग फैक्टर है यानी ईटा की वैल्यू है वो 1 होगी, यानी डैम्पिंग फैक्टर 1 होगा। डैम्पिंग फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे एक सिस्टम हमें दे रखा है, उस सिस्टम का गेन मार्जिन है क्लोज टू यूनिटी दे रखा है और फेज मार्जिन है वो क्लोज टू जीरो दे रखा है। एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसका जो गेन मार्जिन है वो क्या है, क्लोज टू यूनिटी दे रखा है, यानी कि 1 की साइड जा रहा है। और जो फेज मार्जिन है इसका वो क्या दे रखा है, क्लोज टू जीरो दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सिस्टम किस टाइप का होगा। तो ये सिस्टम के बारे में अगर हमें कमेंट करना हो तो इस सिस्टम की हम बात कर सकते हैं कि ये रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम है। रिलेटिवली कैसा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमें याद करनी है यहाँ पर फेज रिड्यूस कंपेंसेशन की बात करनी है। फेज रिड्यूस कंपेंसेशन है वो किस लिए हम उपयोग करते हैं उसकी बात करें। फेज लीड कंपेंसेशन। तो फेज लीड कंपेंसेशन की बात करें हम किस लिए काम में लेते हैं, ताकि हम राइज टाइम को डिक्रीज कर सकें और ओवरशूट को भी यहाँ पर डिक्रीज कर सकें। इसके लिए हमें इसको फेज लीड कंपेंसेशन यूज करना होता है, ताकि हम क्या करें, राइज टाइम है उसको हम क्या कर सकें, डिक्रीज कर सकें। राइज टाइम को डिक्रीज करने के लिए फेज लीड कंपेंसेशन यूज करते हैं। और दूसरा जो ओवरशूट है उसको भी हम डिक्रीज कर सकें, मैक्सिमम ओवरशूट होता है उसको भी हम क्या कर सकें, डिक्रीज कर सकें। इसलिए हम फेज लीड कंपेंसेशन यूज करते हैं। यहाँ पर हम बात करें, जब आउटपुट है हमारा इनपुट के इक्वल नहीं होता है तो इनिशियल रेस्पॉन्स क्या कहलाता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, किसी भी सिस्टम के इनिशियल रेस्पॉन्स की। इनिशियल रेस्पॉन्स, इनिशियल रेस्पॉन्स जब हमारा आउटपुट है वो इनपुट के इक्वल नहीं होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिस्टम में जो इनिशियल रेस्पॉन्स क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, जिसमें आउटपुट है इनपुट के बराबर नहीं होता है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि हमें एक इक्वेशन दे दी जाए, राइट हाफ ऐसा और लेफ्ट हाफ में हमने निकालना देख ही लिया है। हम बात करें यहाँ पर नॉन मिनिमल फेज सिस्टम के लिए बात करें, इसका ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके का होता है। नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क, नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क की हम बात करते हैं। नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क जो हमें दिया गया है, कोई भी नॉन मिनिमम फेज नेटवर्क हमें दे दिया जाए और उसके बारे में कुछ पूछा जाए कि उसके बारे में कोई स्टेटमेंट बताना है, तो हम क्या बता सकते हैं कि जीरो है वो राइट हैंड प्लान में होनी चाहिए और पोल है उसका लेफ्ट हैंड प्लान में होना चाहिए। तो नॉन मिनिमल जो फेज होगा उसकी क्या होनी चाहिए, जीरो है वो कैसी होनी चाहिए, राइट हैंड प्लान में होनी चाहिए। राइट हैंड प्लान के अंदर होनी चाहिए। और जो यहाँ पर क्या है, पोल है, पोल कहाँ पर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड प्लान में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड प्लान में। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स सिस्टम का दिया जाए और उसका ट्रांसफर फंक्शन हमसे पूछा जाए। जैसे बात करेंगे हम यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम दे रखा है, यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ
सिस्टम। यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम यहाँ पर दे रखा है, जैसे सी ऑफ टी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.5 e की पावर माइनस t/2, ये दे रखी है। इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे? ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे t/2 1.5 है, 1.5 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इसको 1/2 लग देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2 1.5, और यहाँ 0.5 है 1/2 लिख दिया, और ये e की पावर जा रहा है, e की पावर माइनस टी का क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन हम निकालते हैं तो 1/s+1 कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे, s+1/2 कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या करते हैं, हम दो कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ 2s+1 रह जाएगा। जैसे इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2s+1, और ये 2s+1 है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे हम इसको और फाइनल सॉल्व करें तो 1/2, ये हो जाएगा 2s+1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2s+1 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा, 1/2s+1। नेक्स्ट हम देखें, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, जैसे कि g(s) इक्वल टू दे रखा है 10/3s+1। यहाँ की हमें क्या निकालनी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसकी निकालनी है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी हो तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, यानी कि 10/बाई करके निकाल सकते हैं, तो 3.33 के आसपास हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी 0.33 रेडियन पर सेकंड हमारी क्या आ जाएगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें कि एक सिस्टम हमारा दे रखा है क्रिटिकली डैम्प्ड है। अगर इसके गेन को इंक्रीज कर दिया जाए तो सिस्टम के साथ में क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी सिस्टम हमारा दे दिया जाए, क्रिटिकली डैम्प्ड दे रखा है, क्रिटिकली डैम्प्ड हमें सिस्टम दे रखा है। अब इस सिस्टम का हम क्या कर रहे हैं, गेन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का अगर गेन हम इंक्रीज करेंगे तो गेन इंक्रीज करने की वजह से ये क्रिटिकली डैम्प्ड से क्या बन जाएगा, ये अंडर डैम्प्ड में चला जाएगा, अंडर डैम्प्ड हो जाएगा, यानी गेन को इंक्रीज करने की वजह से ये अंडर डैम्पिंग में चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि हमारे पास में एक ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है स्टेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ट्रांसफर फंक्शन किसके अकॉर्डिंग दिया रखा है, स्टेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ट्रांसफर फंक्शन जैसे हमें दे रखा है y(s) डिवाइड बाई u(s), इसका हमें स्टेट इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पर, स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन कैसे दे रखी है, जैसे x ऑफ t की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस के 2x ऑफ t प्लस 2u ऑफ t, और y ऑफ t की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, y ऑफ t की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5 x ऑफ t, ये y ऑफ t की वैल्यू दे रखी है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x ऑफ s को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x टाइम x ऑफ s इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2 x ऑफ s फिर प्लस के 2 u ऑफ s, इस तरीके से लिख लेंगे। और y ऑफ s के लिए हम सॉल्व करें इसको,
एक्स ऑफ एक्स को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लें, जैसे यहाँ पर एक्स ऑफ एक्स है, यहाँ पर एक्स ऑफ एक्स है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स ऑफ एक्स को कॉमन लेकर सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा एस प्लस टू इक्वल टू हो गया क्या, टू टाइम्स यू ऑफ एस। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एस है, ये क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एस हो जाएगा हमारा 0.5 एक्स ऑफ एस। अब एक्स ऑफ एस वाई ऑफ एस डिवाइड बाई यू ऑफ एस हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे वाई ऑफ एस, यानी इस इक्वेशन में इसको नाम दे देते हैं एक इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं दूसरी इक्वेशन। अब वाई ऑफ एस हमारा दे रखा है कितना, 0.5 एक्स ऑफ एस, और ये हमारा u ऑफ s की वैल्यू है, इसे यहाँ पर y ऑफ s डिवाइड बाई u ऑफ s हमें निकालना है। u ऑफ s की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, इसमें डिवाइड 2 चला जाएगा, तो ये दे रखा है हमारा x ऑफ s s प्लस टू, और डिवाइड बाई 2 है तो 2 पर चला जाएगा, x ऑफ x से x ऑफ s कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एंड 2.5 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, तो 1 डिवाइड बाई s प्लस टू, और इधर हो जाएगा हमारा y ऑफ s डिवाइड बाई u ऑफ s, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि नंबर ऑफ रूट लॉकस, जिसके अंदर हम बात करें डोंट टर्मिनेट एट जीरो आर इक्वल टू नंबर ऑफ, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रूट लॉकस अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है जीरो पर, तो अगर जीरो की वैल्यू अगर नहीं है कुछ उसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जो रूट लॉकस के अंदर हम देते हैं कोई भी ब्रांच अगर टर्मिनेट होती है तो वो किससे डिपेंड की जाती है, पोल माइनस जीरो से डिपेंड की जाती है। लेकिन अगर वो टर्मिनेट ही नहीं हो रही है जीरो पर, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। यानी हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांच, रूट लॉकस ब्रांच के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रूट लॉकस ब्रांच कितनी होंगी, जो कि यहाँ पर किस पर टर्मिनेट नहीं हो रही है, डू नॉट टर्मिनेट एट जीरो, यानी कि कोई भी रूट लॉकस की कितनी ब्रांच होनी चाहिए जो कि जीरो पर टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए। तो रूट लॉकस है जो ब्रांच है यहाँ पर अगर जीरो पर टर्मिनेट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, पोल माइनस जीरो की वैल्यू इन्फिनिट आ जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि टर्मिनेट होने के लिए पोल माइनस जीरो हमें कैलकुलेट करना होता है। अगर यही कैलकुलेट नहीं होगा तो हम उसको डिफरेंस यानी कि उसको डिटरमाइन हम नहीं कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रूट लॉ का ब्रांच अगर हमें निकालनी है तो पोल माइनस जीरो हमें निकालना ही होगा। नेक्स्ट हम देखें, आइगन वैल्यू मैट्रिक्स हमें दे रखी है, उसका हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे कोई मैट्रिक्स हमें दे दी, ए मैट्रिक्स हमें दे दी जाए, मान लो आइगन वैल्यू मैट्रिक्स है 2 0 0 -1, फिर है 0 1 0 0 0 0 3 0 -1 0 0 4। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइगन वैल्यू मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू मैट्रिक्स। तो इस आइगन वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर हमें यहाँ पर ये निकालना है कि सम ऑफ ए क्या होगा, सम ऑफ ए। तो सम ऑफ ए हमें निकालना है, तो हम डायगोनल एलिमेंट का हम जोड़ देंगे यहाँ पर 2 + 1 + 3 + 4, तो ये जोड़ देंगे 2 + 1 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी डायगोनल एलिमेंट को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या है, जैसे जो आउटपुट होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का वो किसका फंक्शन होता है उसकी बात करें, यानी उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर होने चाहिए। तो बात करते हैं हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम,
फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो आउटपुट है यहाँ पर, वो किस किस चीज़ का फंक्शन होना चाहिए। एक तो उसमें आउटपुट जरूर होना चाहिए, प्लस उसमें क्या होना चाहिए, रेफरेंस वैल्यू भी यहाँ पर होनी चाहिए। रेफरेंस प्लस आउटपुट का वो फंक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज लीड कंपनसेटर की बात करते हैं। फेज लीड कंपनसेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन है किस तरीके से शो किया जाता है। फेज लीड कंपनसेटर, तो फेज लीड कंपनसेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन है हमेशा यहाँ पर इस तरीके से दिया जाएगा, यानी प्लस होगा s+4 s+6, यानी 4 और 6 की जगह कुछ भी हो सकता है लेकिन प्लस के अंदर आएगी संख्या, यानी फेज लीड कंपनसेटर के अंदर है वो जीरो है, नियर टू ओरिजिन रहनी चाहिए एज कंपेयर टू पोल। जैसे जीरो हमारी क्या है, ऊपर है, ये जीरो, ये हमारा पोल है। अब फेज लीड कंपनसेटर, फेज लीड कंपनसेटर क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये फेज लीड कंपनसेटर का बनाए तो इसमें जीरो है, पोल के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, नियर होनी चाहिए ओरिजिन के, जैसे हमारा ये ओरिजिन है, तो वो होता है हमारा फेज लीड कंपनसेटर। और यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इफेक्ट ऑफ जीरो इज डोमिनेंट, तो जीरो का इफेक्ट है डोमिनेंट होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जीरो है ओरिजिन के ज़्यादा नज़दीक है पोल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे फेज लीड कंपनसेटर है वो कहाँ पर यूज किया जाता है। फेज लीड कंपनसेटर अगर हमें यूज करना हो तो हमें मान लो राइज टाइम इंक्रीज करना है, वहाँ पर हम यूज करते हैं, ओवरशूट को डिक्रीज करना है तो हमें यहाँ पर फेज लीड कंपनसेटर कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर हमें राइज टाइम प्लस ओवरशूट दोनों को क्या करना हो, डिक्रीज करना हो, दोनों को राइज टाइम प्लस ओवरशूट दोनों को अगर डिक्रीज करना हो, वहाँ पर हम फेज लीड कंपनसेटर है यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि वेलोसिटी एरर कांस्टेंट होता है सिस्टम के अंदर, उसको मेजर किया जाता है, तो सिस्टम का वेलोसिटी एरर है, कब मेजर कर सकते हैं हम सिस्टम का, सिस्टम वेलोसिटी एरर अगर हमें मेजर करना है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट ऑफ ए सिस्टम, यानी वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है वो हमें किसी सिस्टम का मेजर करना है, कब मेजर कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम में इनपुट क्या देंगे हम ताकि उसको मेजर कर सके। तो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट अगर सिस्टम का मेजर करना है तो हमें यहाँ पर इनपुट यूनिट रैम्प फंक्शन देना होगा, यूनिट रैम्प फंक्शन, उसकी मदद से हम सिस्टम का वेलोसिटी एरर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि ओपन लूप सिस्टम होता है हमारे पास में, क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है। तो ओपन लूप सिस्टम है और एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है, उनमें कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। एक तरफ हम बात करते हैं ओपन लूप की, एक तरफ हम बात करते हैं क्लोज्ड लूप की, दोनों तरफ सिस्टम है। तो ओपन लूप सिस्टम है, क्लोज्ड लूप सिस्टम हमारा क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट, यानी कि क्लोज्ड लूप सिस्टम हमारा मोर एक्यूरेट होता है लेकिन लेस स्टेबल होता है, मोर एक्यूरेट बट लेस स्टेबल। ये लेस एक्यूरेट ओपन लूप है, वो लेस एक्यूरेट बट मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर क्लोज लूप में हमें फीडबैक देना होता है तो स्टेबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, एक्यूरेट यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर फीडबैक हम लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे ट्रांसफर फंक्शन में जीरो अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, अगर ट्रांसफर फंक्शन में अगर जीरो ऐड कर देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे हम बात करें ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन में अगर हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है जीरो, एडिशन टू जीरो, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी उसकी वजह से
कौन सा कंपेंसेटर बनेगा। एडिशन टी जीरो, जीरो ऐड करने से यहाँ पर लीड कंपेंसेटर बनेगा। किस तरीके से लीड कंपेंसेटर बनेगा, जैसे हम लीड लैग कंपेंसेटर की बात करें, लीड लैग कंपेंसेटर जैसे हमारा ये यहाँ पर हम बनाते हैं लीड कंपेंसेटर, लैग कंपेंसेटर यहाँ पर बनाते हैं। जैसे लैग कंपेंसेटर में क्या होता है, जैसे जीरो ऐड करते हैं तो यहाँ पर चला जाएगा, और जैसे ही हम ऐड करते हैं जीरो तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन के पास में आ जाती है। जैसे ओरिजिन के पास में यहाँ पर आ गई जीरो, और यहाँ पर है हमारा पोल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये -1/टी, तो यहाँ पर होगा -1/2 यहाँ पर हमारा जीरो है और यहाँ पर हमारा पोल है। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर क्या होगा, लीग लैग कंपेंसेटर हो गया, लैग कंपेंसेटर, और यहाँ पर है लीड कंपेंसेटर। तो जब भी हम जीरो ऐड करते हैं तो माइनस की संख्या में कोई संख्या ऐड करते हैं तो वो ओरिजिन के नज़दीक आएगी। तो जब हम जीरो ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, लीड कंपेंसेटर बन जाएगा, और अगर हम जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लैग कंपेंसेटर बन जाता है। तो यहाँ पर डोमिनेंट क्या हो जाएगा, जैसे कि 1/t माइनस के, और माइनस के 1/βt। तो सिंस जीरो इज क्लोज टू ओरिजिन इन द लीड कंपेंसेटर में जीरो है, ओरिजिन के पास में होती है, देयरफॉर एडिशन टू जीरो इन द ट्रांसफर फंक्शन विल क्यूज लीड कंपेंसेटर। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि एक क्लोज लूप सिस्टम हमें दे रखा है, हमें उसमें हम मैच कर करके बताना है कि कौन सी चीज़ है वो मैच कर रही है, कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं मैच कर रही है। तो हमें एक क्लोज लूप सिस्टम का दिखाया गया है। तो क्लोज लूप सिस्टम हम देख लेते हैं कैसा दिखाया गया है। क्लोज लूप सिस्टम हमें दिखाया गया है। क्लोज लूप सिस्टम किस तरीके से दिखाया गया है, जैसे एक ब्लॉक ये है हमारा समीशन ब्लॉक, जिसमें ये प्लस है, ये माइनस है, ये हमारा इनपुट है RS, इसको हमने अप्लाई कर दिया है सिस्टम पर। यहाँ पर हमारा सिस्टम है जो मेन ब्लॉक है, वो है हमारा K/SS+2, और इधर हमारा मिल रहा है आउटपुट C(S). फीडबैक हम डायरेक्ट ही दे देते हैं यहाँ पर, यानी कि 1 फीडबैक हम मान लेते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट हमारा फीडबैक। अब यहाँ पर हमें निकालना है वैल्यू, अलग अलग सिस्टम के अंदर हमें वैल्यू बतानी है कि किस किस कंडीशन में के की वैल्यू, कौन कौन सी कंडीशन में ये किस तरीके से बिहेवियर करेगा। जैसे अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, 1+GS/HS=0, या फिर हम कह सकते हैं 1+K/, ये GS/HS का रूप होता है यहाँ पर, GS/HS, तो 1+K/SS+2=0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ऐसे ही बना सकते हैं हम, S² + 2S + K=0। अब यहाँ पर हम S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या, किससे हम निकाल सकते हैं S की वैल्यू, जो हमारे पास में जो द्विघात समीकरण होती है उससे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि A की वैल्यू 1 मान लेते हैं, B की वैल्यू 2, और C की वैल्यू यहाँ पर K है। तो जैसे द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो S = -b + -√b²-4ac/2a। उससे हम कैलकुलेट करें तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b यानी कि -2 +-√v², v² मतलब 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 a/b/c के अकॉर्डिंग बात करें, v² यानी कि 4 माइनस के 4 AC, A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू K है, तो ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू A की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो यानी कि यहाँ पर हम 4 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -2 +-4, यहाँ पर आ जाएगा √1 - K और डिवाइड बाई 2। और 2 का हम भाग भी देते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, S की वैल्यू हो जाएगी -1
प्लस माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के, ये वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या कर लिया, ये 2 बाहर ले लिया, तो जैसे कि 4 है, 4 अंडर रूट से बाहर लिया तो 2 बाहर आएगा यहाँ, और 2 बाहर आने की वजह से ये वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब के की वैल्यू इसके बीच में है, अगर के की वैल्यू हमारी 0 से और 1 के बीच में है, तो हमारे क्या होंगे, रूट रियल होंगे, रूट हमारे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी हमारे रूट है यहाँ पर रियल होंगे। इसकी वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पर एस की वैल्यू निकाल ली है। और अगर हम मान लेते हैं कि के की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, के की वैल्यू 0 होते ही यहाँ पर हम कह सकते हैं रूट है, जैसे के की वैल्यू 0 होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, यानी रूट है एस इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू -2 पर चले जाएंगे, क्योंकि +2 और -2 यानी एस इक्वल टू एक बार तो 0 आ जाएगा, और के इक्वल टू 0 रखेंगे तो रूट कहाँ चला जाएगा, रूट हमारा चला जाएगा एक तो एस इक्वल टू 0 पर, एक एस इक्वल टू -2 पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं पोल्स ऑफ ओपन लूप, यानी पोल्स ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एच एच है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 पर है और एक -2 पर चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें के इक्वल टू 0 कंडीशन में, क्या हो गया यहाँ पर, के इक्वल टू 0 की कंडीशन में होगा कि ओपन लूप पोल है यहाँ पर, ये एस इक्वल टू 0 एस इक्वल टू -2 यानी ओपन लूप पोल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब हम बात करें कि के की वैल्यू है, हम थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं, यानी के की वैल्यू 1 मान लेते हैं। के की वैल्यू 1 मान लेंगे तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -1, एक बार तो -1 हो जाएगी, ए की वैल्यू अगर 1 मानेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो एक बार तो -1 हो जाएगी, दोनों बार -1 ही रहेगी, यानी एस की वैल्यू रूट है हमारे क्या हो जाएंगे, एस इक्वल टू -1, दोनों कंडीशन में -1 ही -1 रहेंगे, यानी कि रियल और इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। चौथी कंडीशन हम देखें, अगर एक के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या चला जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, तो रूट हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे, रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रूट हमारे हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इस तरीके से हमारे रूट चेंज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अंडर डैम्प्ड कंडीशन की, बात करते हैं आरएलसी नेटवर्क के अंदर, यानी आरएलसी सर्किट की बात कर रहे हैं, आरएलसी सर्किट, और आरएलसी सर्किट की भी बात कर रहे हैं अंडर डैम्प्ड। आरएलसी सर्किट कैसे दे रखा है, अंडर डैम्प्ड कंडीशन में दे रखा है। तो अंडर डैम्प्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा, अंडर डैम्प्ड कंडीशन के अंदर जो आर की वैल्यू है आरएलसी सर्किट के अंदर, और आरएलसी सर्किट भी कौन सा दे रखा है हमारा, पैरेलल दे रखा है, पैरेलल आरएलसी सर्किट। अंडर डैम्प्ड की कंडीशन क्या होती है, आर ग्रेटर देन होता है 1/2 अंडर रूट L/C। अब इसको निकालेंगे कैसे, जैसे कि पैरेलल आरएलसी सर्किट की हमारी क्या होती है, एक इक्वेशन होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पैरेलल आरएलसी सर्किट की क्या होती है, S² डिवाइड बाई 1/RC S प्लस 1/LC इक्वल टू 0। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ओमेगा एन है, इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, S² प्लस 2 ईटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करते हैं। तो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ, तो क्या होता है, यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आती है, यानी 2 ईटा ओमेगा एन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई RC आ जाता है, और ओमेगा एन स्क्वायर यानी ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट LC आ जाती है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये ईटा की वैल्यू हम सिर्फ ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ईटा जो है वो आ जाएगा हमारा पास में 1/2 r/c ओमेगा n। अब इसको भी हम लिख सकते हैं कि आर सी जो है ओमेगा एन क्या होगा, ओमेगा एन की वैल्यू क्या होती है 1/LC। तो इसको हम रूट है ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा एन की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगी एल सी का अंडर रूट डिवाइड बाई 2 RC। अब इसमें से भी हम 1/2 r बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये 2 RC है, ये सी कैंसिल आउट भी हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या सकते हैं अंडर रूट सी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ पर 1/2 r तो बाहर आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं L डिवाइड बाई सी, क्योंकि ये वाला जो सी है सिंपल सी है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट सी। तो एक सी है अंडर रूट कट जाएगा ऊपर वाले से, और एक सी हमारा नीचे रह जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी अनडैम्प्ड की कंडीशन। अब अंडर डैम्प्ड के अंदर क्या होता है, अंडर डैम्प्ड के अंदर कंडीशन ये होती है कि अंडर डैम्प्ड के अंदर सर इसकी वैल्यू -1 यानी कि <<1 होती है। अब <<1 होती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 1/2 r अंडर रूट L/C की वैल्यू भी <<1 होनी चाहिए। और अगर इसकी वैल्यू <<1 होगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पर r को इधर ले जाएं, तो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी इससे 1/2 अंडर रूट L/C से। तो ये हमारी कंडीशन होगी इसके लिए, RLC सर्किट अंडर डैम्प्ड के लिए। अब हम ये देखें कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है यूनिटी फीडबैक सिस्टम का दे दिया जाए, और हमें क्या निकालनी हो, वो रेंज निकालनी हो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए रेंज निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो ये दे रखा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, वो दिया हुआ है k डिवाइड बाई एस 1+0.4 यानी 0.4s और 1+0.4s, और यहाँ पर दे रखा है 1+0.25s, इस तरीके से दे रखा है। हमें यहाँ पर किसकी रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है k की, ताकि सिस्टम क्या हो हमारा एब्सोल्यूट स्टेबल हो। एब्सोल्यूट स्टेबल के लिए हमें रेंज निकालनी है। तो एब्सोल्यूट स्टेबल के लिए रेंज हम निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर जाना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर हम जाते हैं 1+GSHS इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 1+GSHS तो हमें दे रखा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है यानी GSHS ही दिया हुआ है हमें, k डिवाइड बाई एस एस प्लस 0.4s एस प्लस 0.25s, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पर, जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें, नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो फाइनल हमारा ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगी, ये हमारी वैल्यू जैसे ऐसे है ऐसे है ऐसे है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे वाली संख्या को, तो ये हो जाएगा s² प्लस 0.4s, तो यहाँ पर हो गया 0.4s²। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, s प्लस 0.25s से, तो यहाँ पर s² को ऐसे मल्टीप्लाई किया s की पावर 3 आ जाएगा, प्लस s² को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.25 s की पावर 3 आ जाएगा।
एस स्क्वायर को एस से मल्टीप्लाई किया है, इधर 0.25 एस से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0.25 एस की पावर 3 आ जाएगा। लेकिन एस की पावर 3 यहाँ पर हम देखें कि जो वैल्यू हमें दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर दोनों जगह एस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये हमें यहाँ पर चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं दोबारा से। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एस प्लस 0.4 एस स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0.25 एस। अब एस को इससे मल्टीप्लाई करें तो एस ही आएगा, सीधी सी बात है। एस को हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 एस स्क्वायर आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 0.4 एस स्क्वायर, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1 एस की पावर 3। तो ये हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी पूरी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारी आ गई है यहाँ पर अब 1 प्लस के डिवाइड बाई एस की पावर 3 प्लस ये 0.25 है और ये 0.4 है, तो 0.25 और 0.4 क्या हो जाएगा 0.65 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.65 एक्स स्क्वायर और प्लस एस ये वैल्यू आ गई। अब इसको भी हम और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि ये जो सॉल्व किया हुआ है, जैसे एस है, यहाँ पर हम देखें एस स्क्वायर, यानी इसको मल्टीप्लाई किया एस, ये 0.4 एस स्क्वायर हो गया। फिर एस को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो एस आ गया, एस को हमने इससे मल्टीप्लाई किया 0.25 एस स्क्वायर आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया वैल्यू, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया एस की पावर 3 आ गया। अब एस की पावर 3 प्लस 0.65, जैसे कि 4 है तो 0.65 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर एस की पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो वैल्यू है वो क्या चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 10 का भाग दे देते हैं, या 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पर है 0, तो हम क्या करते हैं इसको, ये पूरी जो वैल्यू है ये यहाँ पर आएगी +10, यानी कि 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जैसे 0.25 और 1 को मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई किया 0.25 इंटू 4, तो क्या हो गया 25 चौके 100। अब 100 में क्या हो गया हमारा, सिर्फ यहाँ पर आया है कितना 0.1 आया है, 0.1 आया है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा 0.1 एस की पावर 3 आएगा। तो प्रत्येक संख्या को हम क्या कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास में वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.1 एस की पावर 3 प्लस 0.65 एक्स का स्क्वायर प्लस एस प्लस के इक्वल टू 0। अब प्रत्येक संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा यहाँ पर एस की पावर 3 प्लस 6.5 एक्स स्क्वायर प्लस 10s प्लस 10k इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास में एक आर एच केबल बनाने के लिए इक्वेशन आ जाएगी। अब आर एच केबल हम बना देंगे। आर एच केबल बनाएं, यानी कि आर एच जो टेबल बनाएं, आर एच टेबल कैसे बनाएंगे, एस स्क्वायर एस की पावर 1 एस की पावर 0। आर एच टेबल में हमारा क्या आ जाएगा, पहले 1 आ जाएगा फिर 10 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 6.5 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 65 माइनस के 10 डिवाइड बाई 6.5, 6.5, और इधर क्या आ जाएगा, फिर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू है, जैसे कि 10 है एस स्क्वायर के लिए क्या आ रहा है 6.5 10 के आ रहा है ये वैल्यू, तो यहाँ पर है ये हमें ध्यान रखना है 10 के आ रहा है।
तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 10 के आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम देखें 65 माइनस 10 के डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पर हमें के की रेंज हमें निकालनी थी। के की रेंज हमें निकालनी तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं 65 माइनस के 10 के डिवाइड बाई 6.5 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब हमारा क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, के की वैल्यू सीधी सी बात है जीरो होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 6.5 से, यानी जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, 6.5 से कम होनी चाहिए। तो रेंज क्या आ गई है, जीरो से यहाँ पर 6.5 आ गई है। अब ये रेंज कैसी है, जैसे कि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस के 10 के, इस 6.5 को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 65 ग्रेटर देन 10 के होना चाहिए, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम सिर्फ के की वैल्यू देखें तो के की वैल्यू है 6.5 से लेस देन होनी चाहिए, इस तरीके से के की वैल्यू आ जाएगी। और एक के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन से हमारी वैल्यू आ जाएगी, जीरो से ज़्यादा 6.5 से कम। तो ये हमारी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए रेंज होगी। नेक्स्ट हम देखें कि कोई सिस्टम हमें दे रखा है, उसका ट्रांसफर फंक्शन हमें दे रखा है, हमें सिस्टम बताना है कि वो किस टाइप का सिस्टम है। क्या दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है हमें, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है 1 माइनस के एस डिवाइड बाई 1 प्लस के एस। तो किस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन है, यानी कि कौन से सिस्टम का ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसको हम कहेंगे, किसका ट्रांसफर फंक्शन है, ऑल पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, ऑल पास सिस्टम। तो ये जो पीडीएफ है ये गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी जाएगी।